अस्सलाम वालेकुम, साइमा अशरफ हसन कोचिंग सिस्टम से आपके साथ। आज हम फर्स्ट ईयर के निसाब को देखेंगे कि उसमें उर्दू में से जिस सिर्फ का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है गज़ल, और आपके साथ डिस्कस करूँगी कि गज़ल का सवाल जो है वो आपको पेपर्स में किस तरह से आता है, कितने नंबर का आता है और आपने उसको कैसे हल करना होता है। तो पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में आपको हिस्सा गज़ल में से 3 अशार जो हैं वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि दिए गए अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम लिखिए। तो वो जो अशार होते हैं वो 3 होते हैं और उनकी तरतीब जो है नंबरों की वो इस तरह से आती है कि गज़ल के हर शेर की तशरीह जो है वो 3-3 नंबर की होती है। 3 अशार हो गए, 3-3 नंबर हो गए, मतलब उनके टोटल नंबर जो है वो 9 हो गए और जो 10वां नंबर है वो शायर के नाम का होता है। आपने ये बात लाजमी तौर पे याद रखनी है कि शायर का नाम मुकम्मल लिखना है, पूरा लिखना है, सिर्फ तखल्लुस से काम नहीं चलेगा। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे करता है कि शायर का सिर्फ तखल्लुस लिख देता है और वो ये समझता है कि मैंने ठीक कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने शायर का पूरा नाम लिखना है। अगर सिर्फ तखल्लुस लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि माइनस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और दूसरी बात, गज़ल के 3 अशार होते हैं, जब उनकी नंबरों की तकसीम ऐसे है कि 3 + 3 + 3, तो इसका मतलब यह है कि आपने तीनों अशार की जो तशरीह है वो भी अलग अलग करनी है, क्योंकि गज़ल के अशार की तशरीह करने का ये असूल है कि हमेशा हर शेर की जो है वो अलग तशरीह की जाए, क्योंकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। एक मुकम्मल बुनियादी अकाई होता है और हर शेर में एक मुकम्मल मजमून जो है वो बयान किया जाता है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि हम गज़ल के तीनों अशार की इकट्ठी तशरीह करें। तो आपने बेटा ये चीज़ लाजमी तौर पे याद रखनी है कि गज़ल के अशार की तशरीह जो है वो नज़म के अशार की तरह इकट्ठी नहीं करनी, बल्कि हर शेर को जो है वो आपने अलग अलग बयान करना है। इसके अलावा तशरीह के और बहुत सारे असूल हैं जो कि आपने मद्देनज़र रखने हैं। उसमें यह चीज़, एक तो आप तशरीह जो है वो करते हुए जो है ज़बानो बयान का जो है, ग्रामर का जो है, उसका जो है ख्याल रखेंगे। बात जो है वो अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में करेंगे और उसके साथ साथ अपनी बात को मौसर बनाने के लिए आप उसमें हवाला जात शामिल करेंगे। अच्छी तशरीह में ज़रूरी है कि हवाला जात जो है वो शामिल हों, अशार जो है वो भी शामिल हों। कोई आयत, कोई हदीस जो है लाजमी तौर पे उसका हवाला दें, ताकि आप तशरीह के इस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो ले सकें। इसके अलावा जब आप अशार की तशरीह करें तो लाजमी तौर पे शायर के बारे में भी लिखें। ये नहीं कि आपने ये लिखना है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ जो है वो इनकी वफात हुई, बल्कि आपने ये लिखना है कि उस शायर ने जब ये कलाम लिखा तो उस वक्त उसके मुल्की हालात क्या थे, उसके घरेलू हालात क्या थे, मुआशरती हालात क्या थे, उसका मजहब जो है वो उस पर किस तरह से असरअंदाज हुआ। क्योंकि जब भी हम किसी शायर की या अदीब की तहरीर को या शार को परखते हैं तो ये अवामल जो है बेटा उन पे असरअंदाज होते हैं। जब भी एक अदीब या शायर लिखता है तो उस पे उसके मुल्की हालात, उसके मुआशरती हालात, उसके घरेलू हालात, उसके सियासी हालात, उसका मजहब और फिर उसकी अपनी ज़ात जो है वो असर अंदाज होती है। शायर या अदीब जो होते हैं वो माशरे का हसास तरीन फर्द होते हैं। वही वाक़या जो हमारे और आपके दरमियान हो रहा होता है, हमारी आंखों के सामने कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो हम उसको इतना डीपली फील नहीं करते जितना कि अदीब और शायर हजरात जो है वो फील करते हैं। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स जो है, अपने एहसास जो है, जज्बात जो है वो सफ़ाए करतास पे बिखेर देते हैं और इसी वजह से उनके अल्फाज में वो दर्द
جو ہے وہ پڑھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس صنف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ غزل ہے۔ غزل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اردو میں سب سے خوبصورت جو صنف ہے وہ غزل کو مانا جاتا ہے، کیونکہ غزل میں جذبات و احساسات جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ نمایاں طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ غزل جو ہے بچے، اس کا جو لفظی مطلب ہے، جو لغوی مطلب ہے، لغت کے اعتبار سے کاتنا ہے یا چرخا کاتنا کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں غزل سے مراد ہے حسن و عشق کی باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یا پھر ایک ہرن جب وہ شکار ہوتا ہے تو شکار ہونے کے دوران اس کے منہ سے جو دردناک آواز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو غزل کے بارے میں ابتدائی باتیں جو ہیں وہ بیان کی، آپ کو بتایا کہ غزل کی تشریح کیسے کرنی چاہیے اور تشریح لکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو شاعر اور ادیب حضرات ہیں کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے تشریح کرتے ہوئے ان کی بیان کرنی ہے وہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح آپ کو فرسٹ ایئر میں سے جو ہے پہلی غزل جو ہے نصاب میں جو شامل ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گی، اور آپ کو ان کی تشریح جو ہے اس کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔